Good morning students. I am Akhil Jain, faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। और आज मैं आपको EE 207 पावर सिस्टम फर्स्ट की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर दे रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हमने ये पढ़ा था। और साथ ही हमने जनरेशन किस तरह से होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके अलावा हमने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑफ सोर्सेस होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े थे उनके थ्रू हम एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, और अगर बात करें इंडिया के अंदर तो कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम जनरेशन किस तरह से कर रहे हैं, वो हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन इंडिया एंड इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव। A power plant or a power generating station is basically an industrial location that is utilized for the generation and distribution of electrical power in mass scale, usually in order of several thousand watts. These are generally located in suburban regions or several kilometers away from the cities or load center. Because of its requisites like huge land and water demand, along with several operating constraints like the waste disposal, etc. For this reason, a power generating station has not only take care of efficient generation but also the fact that the power transmitting efficiently over the entire distance. तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट कहीं भी बनाते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाया तो हमने कोई 50 वाट या 60 वाट का बना लिया। हम हमेशा इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट सेवरल थाउजेंड वोट्स का ही बनाते हैं। साथ ही जो हमारा पावर प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे उसको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए फ्यूल रखने के लिए, उसको बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं तो लैंड ज़्यादा चाहिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको लैंड खाली रखनी होती है अपने पास, तो उसको एक बहुत बड़ा सारा एरिया चाहिए। साथ ही पोल्यूशन बहुत करते हैं पावर प्लांट्स, तो उन पोल्यूशन से सिटी को बचाने के लिए हमें उसको सिटी से दूर लगाना होता है। तो सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बने वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। जब हम उसको ट्रांसमिट करें तो भी एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जनरेटिंग पावर प्लांट बनाना होता है। एंड दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मर स्विच यार्ड टू रेगुलेट द ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑल्सो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर प्लांट। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, एक तो जनरेटिंग स्टेशन तो बनाना ही है, साथ ही उसके साथ ट्रांसफॉर्मर स्विच यार्ड भी बनाना होता है। मतलब जो हमारा GSS है वो हमारे जनरेटिंग स्टेशन पर भी होगा। दोनों मिलकर जनरेटिंग पावर प्लांट और हमारा स्विच यार्ड, ये दोनों मिलकर एक जनरेटिंग यूनिट होते हैं। अब पहला है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जैसा आपको सामने नज़र आ रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए आपको डायग्राम में देखिए आपको कितना कुछ बनाना है। आपको सबसे पहले डैम बनाना है, फिर टरबाइन के लिए जगह बनानी है, फिर जनरेटर के लिए, और जो डैम होता है वो इतना बड़ा होता है, उसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, फिर आपको ट्रांसमिशन लाइन लगानी होगी। तो इन सब के लिए आपको बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता होती है, और साथ ही वाटर को स्टोर करने के लिए भी। In hydroelectric power plant, a dam is constructed over a river
or lake to store the water. Stored water possesses potential energy. When the water flows through turbine, the potential energy is converted into kinetic energy. The turbine and generator are mechanically coupled with each other. When water flows towards the turbine, it starts to rotate, and this time the mechanical energy is converted into electrical energy with the help of the generator. Electrical energy produced. तो ये यही कहना चाहता है कि आपको हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करना होता है जिससे स्टोर हो सके उसके अंदर वाटर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी देगा. पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में, और जब वाटर फ्लो होगा तो जिससे टरबाइन रोटेट करेगी. जो टरबाइन है और जनरेटर क्योंकि एक दूसरे से कपल्ड हैं जैसा आप डायग्राम में देख ही रहे हैं, तो उससे आपको मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट. देखिए थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले हमें कोल को कन्वेयर के थ्रू ले जाकर पल्वराइज मिल में बहुत ही पतला करना होता है. पल्वराइज मतलब होता है कि बहुत ही टेल्कम पाउडर साइज़ का हम बना देते हैं हमारे कोल को, जिससे वो ईजिली बर्न हो सके बॉयलर के अंदर. फिर उसके बाद उसको बॉयलर में ले जाते हैं. बॉयलर में वो बर्न होता है. बॉयलर में बर्न होने के बाद कोल तो निकल जाता है, और जो बॉयलर के अंदर हमने वाटर को बॉयल किया था वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो स्टीम है वो स्टीम टरबाइन में जाती है, जिससे जनरेटर रोटेट होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. अ थर्मल पावर स्टेशन और अ कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन इज़ by far the most conventional method of generating electrical power with reasonably high efficient. चीज़ की जो efficiency होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. It uses coal as a prime fuel to boil the water available to superheated steam for driving the steam turbine. The steam turbine is then mechanically coupled to an alternator rotor, the rotation of which results in the generation of electrical power. तो हमने यहाँ पर ये सीखा किस तरह से, जो आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं कि क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कोल पहले पल्वराइजिंग मिल में जाता है, वहाँ से वो टेल्कम पाउडर साइज़ का होता है. उसके बाद उसको बॉयलर में जलाते हैं, जिससे जो वाटर है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सुपर हीटेड स्टीम का मतलब है उसके अंदर एक भी वाटर वेपर्स नहीं होते हैं. उसके बाद स्टीम टरबाइन बनती है. उसके बाद वो स्टीम टरबाइन में जाता है. स्टीम टरबाइन रोटेट होती है. रोटेट होने के बाद वो जनरेटर को रोटेट कराती है, और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जनरेटर और जो सबस्टेशन है मतलब ट्रांसफार्मर, ये दोनों मिलकर जनरेटिंग यूनिट बनते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर. देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके अंदर आपको कंट्रोल रॉड्स मिलेंगी, उसके अंदर आपको न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, उसके अंदर प्रेशर वेसल होगा जिसमें मॉडरेटर्स और सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं. उसके साथ ही वहाँ पर एक एक्सचेंजर टैंक होता है. जो एक्सचेंजर टैंक क्या करता है, जो हीट है हमारी निकलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं. उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उससे स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं. ये पूरा प्रोसेस आगे का सिमिलर है एज आर थर्मल पावर प्लांट. यहाँ तक तो है न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट एक्सचेंजर से स्टीम टरबाइन, और आगे सब सेम है. फिर जो स्टीम है, क्योंकि हम उसको बाहर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे, इसलिए हम उसको वापस कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर, और उस वाटर को हम वापस से बार बार यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. देखिए न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर सिमिलर टू द थर्मल स्टेशन. ये मैंने आपको बोला in more the way the one. However, the exceptions here is that the radioactive elements like uranium and thorium
are used as a primary fuel in place of coal. Also in a nuclear station, the furnace and the boiler are replaced by the nuclear reactor and the heat exchanger tubes. यही मैंने आपको बोला, न्यूक्लियर फ्यूल में दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स. For the process of nuclear power station, the radioactive fuels are made to undergo fission reaction with the nuclear reactors. The fission reaction propagates like a controlled chain reaction. उसके अंदर फिजन रिएक्शन होती है. फिजन रिएक्शन किस तरह से बढ़ाते हैं हम? वो एक चेन रिएक्शन है, मगर हम उसको कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली ईजिली रन कर सके. एंड इज अकम्प्लिश्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड. जितनी हमें चाहिए उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करे, विच इज़ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. This heat is then transferred to the water present in the heat exchanger tube. As a result, the superheated steam at very high pressure and temperature is produced. Once the process of steam formation is accomplished, the remaining process is exactly similar as the thermal power station, as this turbine will further drive the turbine blades to generate electricity. यही मैंने आपको बोला कि आगे का प्रोसेस सेम है, बट ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम उसके वाटर को कभी भी बाहर नहीं भेजते हैं, बार बार उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है हमारा डीजल पावर स्टेशन. तो डीजल पावर स्टेशन जो है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले है फ्यूल स्टोरेज टैंक. वहाँ से फ्यूल जो है वो डे टैंक में जाएगा. डे टैंक मतलब जितने की अभी ज़रूरत है उतना हम किस में भेज देते हैं? डे टैंक में भेज देते हैं. फ्यूल तो हमारे पास बहुत सारा है, उससे हम थोड़ा फ्यूल डे टैंक में भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप. फिर उस डे टैंक से जो फ्यूल है वो मेन फ्यूल इंजेक्शन टैंक में जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर. उसके अंदर एयर भी जाएगी और स्टार्टिंग एयर टैंक में भी हम थोड़ा बहुत फ्यूल रखते हैं एयर कंप्रेसर के साथ. इसके बाद वो रन करेगा और फाइनली उससे एनर्जी डेवलप हो जाएगी. तो देखिए, अ जनरेटिंग स्टेशन इन विच द डीजल इंजन इज यूज्ड एज अ प्राइम मूवर फॉर द जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ डीजल पावर स्टेशन. इन दिस पावर स्टेशन डीजल इंजन इज यूज एज अ प्राइम मूवर. तो ये बात समझ में आ गई, जो डीजल इंजन है वो एज ए यूज हो रहा है प्राइम मूवर की तरह. The diesel burn inside the engine and the product of this combustion act as a working fluid to produce mechanical energy. The diesel engine drives alternator which converts mechanical energy into electrical energy. As the generating cost is considerably due to the high price of diesel, therefore such power plants are only used to produce small powers. तो हम डीजल पावर प्लांट कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमें टेम्प्रेरी थोड़े टाइम के लिए पावर चाहिए होती है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहीं हम डीजल पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हम बात करें शादी पार्टीज़ में जो हमारा पावर प्लांट लगता है बाहर, जो हम लगाते हैं वो हमारा डीजल जनरेटर होता है. नेक्स्ट है सोलर पावर स्टेशंस. जो सोलर पावर स्टेशंस है उसके अंदर हम दो तरह से जनरेशन कर सकते हैं. एक तो जनरेशन है कि सोलर से, सन से हम पानी को गर्म करके फिर उसको टरबाइन से को रोटेट कराएं और आगे का प्रोसेस सेम कि भाई टरबाइन रोटेट करेगी तो जनरेटर रोटेट करेगा, जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. तो देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं. देयर आर टू मेथड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सन. द वन मेथड सेज sun rays are concentrated over a water tank placed at the focal length of the lens, and water is made to boil to produce steam, which is used to run the steam turbine, which are used to run generators. And in other method, reflectors are used to concentrate sun rays to focal point and they turn along with the sun so that the sun energy can be utilized to produce steam, which is used to run steam turbine connected to the generator.
तो ये दो मेथड्स हुए, एक के अंदर तो हम लेंसेज लगाकर कंसंट्रेट करते हैं और एक के अंदर हम रिफ्लेक्टर्स की सहायता से ये काम करते हैं। नेक्स्ट है विंड पावर स्टेशन। देखिए विंड पावर के अंदर जो जनरेटर आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है, हम ऊपर ही हम जनरेटर लगाते हैं जहाँ पर हमारी ब्लेड्स होती हैं। जो विंड ब्लेड्स हैं वहीं पर ही पीछे की तरफ हमारा जनरेटर कनेक्टेड होता है, उससे नीचे की तरफ पावर कन्वर्टर, फिर ट्रांसफार्मर, सिस्टम प्रोटेक्टर, वो सब चीज़ें प्रोटेक्शन का पार्ट है, और फिर वो सप्लाई चल जाती है ग्रिड के ऊपर। बाय यूजिंग विंड मिल the wind power can be obtained. The propulsive power of wind is used to drive multi-blade turbine. When the blade starts to rotate, it produces an electrical energy. With the help of this electrical energy, the batteries are charged. When windmill stops, the battery supply the energy. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उससे बैटरीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, और फिर जब वो स्टॉप हो जाती है तब हम एनर्जी उन बैटरीज की सहायता से भी आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब ज्वार भाटा। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हाई टाइड्स आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हाई टाइड थी तो पानी जो है वो हमारे कोस्टल एरियाज़ की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उससे नीचे की तरफ क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगी और हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, इन ओशन टाइड्स एंड वेव्स दे आर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अ स्मॉल डैम विद लार्ज गेट्स कैन मेड अक्रॉस द माउथ ऑफ द बे एंड लो हेड टरबाइंस आर यूज्ड टू रन the generators for generation of electricity. At the time of tides, the gates are open and they are closed, and the water so trapped is made to pass through the water turbines connected to the generator. तो यही हमने कहा। नेक्स्ट है को जनरेशन। देखिए, को जनरेशन का मतलब है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं और हीट एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, या फिर आप एक जगह इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम को जनरेशन कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आप जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करके, क्योंकि कहीं बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लें और उसी प्राइम मूवर के ऊपर अगर हम कोई मैकेनिकल लोड लगाना चाहें तो उसको भी रोटेट करा लें। इसको हम को जनरेशन कहते हैं। को जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंबाइंड हीट एंड पावर और कंबाइंड हीट एंड पावर जनरेशन। एज इट्स नेम्स इंडिकेट, को जनरेशन works with the concept of producing two different forms of energy by using one single source of fuel. Out of these two forms, one must be heat or thermal energy and other is either electrical or mechanical energy. ठीक है, एक तो इसके अंदर से हीट एनर्जी होगी, एक या तो इलेक्ट्रिकल हो सकती है या मैकेनिकल हो सकती है। को जनरेशन इज द मोस्ट ऑप्टिमम, रिलायबल, क्लीन, एफिशिएंट वे ऑफ यूटिलाइजिंग फ्यूल। इसके अंदर हमारी इससे सहायता से हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हमारे सिस्टम की। द फ्यूल यूज मे बी नेचुरल गैस, ऑयल, डीजल, प्रोपेन, वुड, बेसेज, कोल एक्सेट्रा। तो देखिए, सारे जितने भी हमारे जनरेशन थे वो सारे आ गए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस उसकी जो एनर्जी है उसको और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इट वर्क्स ऑन वेरी सिंपल principle, that is, the fuel is used to generate electricity and the electricity produces heat, and this heat is used to boil water to produce steam for space heating and even in cooling buildings. The conventional power plants, the fuel is burnt in a boiler which is turned produces the heat, high pressure steam. This high pressure steam is used to drive a turbine which is in turn to connect to all the alternators and hence drive an alternator to produce electric energy. The exhausted steam is then sent to the condenser when it gets cooled down and get converted into water and hence return back to the boiler for producing
more electrical energy. तो कन्वेंशनल मेथड में तो हमने क्या किया, जो भी स्टीम थी, एग्जॉस्टेड स्टीम, उसको वेस्ट कर दिया, बट यहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन विच इज़ MHD, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेट की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं. देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर. द MHD जनरेशन और ऑल्सो नोन एज मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन इज अ डायरेक्ट energy conversion system which converts the heat energy directly into electrical energy without any intermediate mechanical energy conversion, as opposed to the case in all other power generating station. भाई सब में क्या कर रहे थे हम, पहले हीट एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी और फिर वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. डायरेक्टली हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. देयरफॉर इन दिस प्रोसेस सब्सटेंशियल फ्यूल इकोनॉमी कैन बी अचीव ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ द लिंक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. जो फ्यूल है वो बहुत सब्सटेंशियली इकोनॉमिक हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी हम किसी से भी डेवलप कर सकते हैं. ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ द लिंक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी एंड देन अगेन कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस तरह से हमने आज सारे जितने भी मेथड्स थे हमारे पास जनरेशन के लिए, या इन नियर फ्यूचर कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं. जैसे MHD जनरेशन जो है वो अभी बहुत कम यूज़ किया जा रहा है. टाइड के अंदर भी बहुत ज़्यादा जगहों पर टाइड यूज़ नहीं हो रहा है. विंड जो है उसके अंदर भी अभी बहुत काम करना बाकी है. ये सब चीज़ें जो हैं और जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनकी सहायता से इंडिया के अंदर अलग अलग जनरेशन्स हो रहे हैं, और इन फ्यूचर हम इनको धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इस तरह से हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे. धन्यवाद.